लोकसभा की इस विशाल आम सभा में मंच पर विराजमान मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आदरणीय कैलाश जी मेघवाल, डॉक्टर हरि सिंह जी, भाई राजेंद्र जी और आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ठाकुर साहब, मेरे पार्टी के सभी साथी भाइयों, यहाँ पधारे हुए मेरे पिता छोटे बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, आज मैं, क्योंकि आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा में सरकार की देखभाल करने के लिए भेजा हुआ है। सरकार का खजाने का चाबी तो आपने अशोक गहलोत जी को दी है और हमें यह कहा है कि तुम ध्यान रखना, पैसा ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई कमी खामी हो तो उसको पकड़ना, बताना, ताकि हम सरकार को ठीक तरह से चला सकें। और इसलिए मैं आज आपके सामने बहुत कड़वी कड़वी बातें, जो आपको भी शायद लगेगा कि यार ये राजनेता कैसा पागल है जो इतनी कड़वी और कठोर बातें कहता है, लेकिन मुल्क के मालिक, मुझे इस बात का दुख है कि इस देश में महात्मा गांधी ने वोटों का राज दिया और वोटों का राज भी ऐसा दिया कि हिंदुस्तान का अरबपति सेठ एक वोट देता है, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति एक वोट देता है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक वोट देता है और मुंडावा गांव की मेरी किसी गरीब की बेटी भी एक वोट देती है। हमारी ताकत बराबर की। हम हमारी ताकत को पहचानने की कोशिश करें कि हमारी ये वोट की ताकत कोई सामान्य ताकत नहीं है। और मैं जब वोट के आधार पर अगर हिंदुस्तान के भाग्य का निर्णय करने का फैसला आपके हाथ में दिया है और उसके बाद इस देश का करम फूट जाता है, तो मुल्क के मालिक यार तू ही शांति से बैठ करके विचार कर कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। जब तक इस बात का आप फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि सरपंच का चुनाव कौन करते हैं आप, प्रधान कौन बनाते हैं आप, एमएलए कौन बनाते हैं आप, मुख्यमंत्री कौन बनाते हैं आप, एमपी साहब कौन बनाते हैं आप, प्रधानमंत्री कौन बनाते हैं आप, राष्ट्रपति कौन बनाते हैं, आपका वोट, और सब आपकी वोट से बनते हैं। उसके बाद ये देश लुटेरों का देश बन गया या ये अभावों का देश बन गया, ये सारा देश टूट रहा है। तो कहीं न कहीं माई बाप, तुझे वोट डालते समय थोड़ा माथे पर जोर जरूर मारना पड़ेगा। इतनी मेरी प्रार्थना को मान लो। मुझे दो या ना दो, मेरी पार्टी को दो ना, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मुल्क को संभाल कर ले जाओ। अगर वास्तव में इस देश को चलाना है, ये बहनें इतनी संख्या में आ जाइए। मैंने एक कुमार के यहाँ जो है ना पानी का मटका लेने जाती हो ना, तो 4 बार तो हाथ घुमाती हो, फिर उसके बाद ऊंचा लेकर देखती हो कि कहीं तड़ तो नहीं है, फिर भी मन नहीं मानता है, फिर उसके कड़कोलियां बजाते हो, फूटा तो नहीं है, जोजरा तो नहीं है। 25 रुपया की चीज के लिए तो फूटा और जोजरा ढूंढते हो। ए मुल्क के मालिक, तेरे वोट से हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का भाग्य बनता है और भाग्य फूटता है। डालने के पहले माथे पर हथौड़ा मार कि किसे देने से देश का भला होगा और किसे देने का देश का भला नहीं होगा। ये जो कुछ भी हुआ है, ये अपने द्वारा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस को गालियां दे, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे, वो उसको गाली दे, वो उसको गाली दे, कोई फायदा नहीं भैया। इस बीमारी का इलाज भाषण में तो हमारे पास है, लेकिन वोट की पेटी में तो तुम्हारे पास ही है। जिस दिन तुम ईमानदारी से वोट डालोगे, उस दिन इस देश का भाग्य बदल जाएगा। इसकी गारंटी गुलाब चंद कटारिया दे करके जा रहा है। 65 साल हो गया राज को, 15 बार आपने लोकसभा का चुनाव और प्रधानमंत्री बना दिया, 13 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री आपने बना दिया, सरकारें आपने बना दी। और उस 65 साल में से 59 साल तक अगर दिल्ली में किसी ने राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। केवल अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल तक राज किया। 59 साल दिल्ली में कांग्रेस राज करती है, भारतीय जनता पार्टी 6 साल राज करती है। राजस्थान में 54 साल तक कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहता है, केवल 13-14 साल भैरव सिंह और वसुंधरा जी रहती है। अगर इस देश में 59 साल तक जिस कांग्रेस ने राज किया हो और उसके बाद भी हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित नहीं हो, तो इसका जालिम दुश्मन कौन है? इस सवाल का जवाब देना होगा कांग्रेस को। मैं कांग्रेस को दावत देता हूं, तुझे 59 साल मिला और 59 साल के बाद भी चीन ने आकर हमारी छाती पर हिंदुस्तान की हजारों बीघा जमीन पर कब्जा करके बैठा है। कश्मीर में पाकिस्तान हमारी छाती पर आकर बैठा है। कारगिल का युद्ध जिस ढंग से अटल जी के टाइम पे हुआ है, ये देश सुरक्षित है?
जिस बांग्लादेश का निर्माण आपने और हिंदुस्तान की फौज ने किया, आपने देखा होगा, दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा। कभी तो ये लिखा जाएगा कि सबसे ज्यादा अगर 91,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने अगर आत्मसमर्पण किया तो हिंदुस्तान की फौज के सामने किया। हिंदुस्तान की बहादुर फौज ने 91,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करा के हाथ ऊपर करा दिए। लेकिन आज उस बांग्लादेश के बनने के बाद तुमको मिला क्या, ये तो बताओ। कांग्रेसियों बताओ तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। ये बनाने के बाद आज बांग्लादेश से 3 करोड़ घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं। हिंदुस्तान का शहर तबाह हो रहा है, हिंदुस्तान का गांव तबाह हो रहा है। कभी बस में बम फटता है, कभी ट्रेन में बम फटता है, कभी गिरजाघर में बम फटता है, कभी मंदिर में बम फटता है, कभी मस्जिद में बम फटता है। क्यों? अगर तुमने यह आजादी किया और उसके बाद भी देश सुरक्षित नहीं है। आपको सुनकर हैरानियत होगी, ये जो आपका आसाम है, कश्मीर तो आज की तारीख में अगर ईमानदारी से पूछो तो आज कश्मीर तुम्हारे साथ नहीं है। अगर फौज को 2 घंटे के लिए हटा लो ना तो कश्मीर में तुम्हारा झंडा कोई दूसरा दिखाई देगा। ऐसे देशद्रोहियों के हाथ में तुमने कश्मीर को सुपुर्द कर रखा है कांग्रेसियों, और केवल राज चलाने के लिए आपने जिस प्रकार की व्यवस्था की, वैसा ही 26 जिले आसाम में, आपको आश्चर्य होगा, उसमें से 11 जिलों का जो बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के कारण से वहां जो समीकरण बिगड़ा है, 48% आबादी बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोगों की 11 जिलों में हो गई, और 42 MLA वो जीतेंगे जिसको बांग्लादेश का आदमी तय करेगा। क्या पच्चा सरकार चलाएगा? क्या अब तुम आसाम को जोड़ के रख सकेगा? आसाम तेरा जाने की तैयारी में, कश्मीर तेरा जा चुका है, तेरे फौज के भरोसे रखा है। तू न देश की सुरक्षा कर सकता है, न देश की इज्जत बढ़ा सकता है। वो कांग्रेस तुमने 59 साल में ये दिया इस हिंदुस्तान को, 59 साल में तुमने ये दिया इस हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान के किसान जिसको तुमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस समय भाषण दिया था कि हम हिंदुस्तान के किसान को है न सोने की, वो जो आपकी जो है हल होता है उससे आपको हल हकवाएंगे। आपकी पत्नी जब पानी लेने जाएगी तो सोने की हिडोनी से पानी लाएगी। इन हत्यारों को पूछो, 59 साल राज करने के बाद अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा दुखी कोई हुआ है तो हिंदुस्तान का ये 60% किसान जो खेती करके इस जमीन को फाड़ता है और अपने आप को जलाता है, वो उसको बर्बाद तुम लोगों ने किया। तुमने किसान को उसकी बेहूदी दे सकते हो? अरे देश के मुल्कवासियों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनती है, इससे ये बात पूछी, ये किसान जो पैदा करता है कितना खाद डालता है, कितना बीज डालता है, कितनी मेहनत और मजदूरी डालता है, और उसके बाद मंडी में जाकर नीलाम हो जाता है। हे हिंदुस्तान के राजनेताओं, मेरे सवाल का जवाब देना 65 साल के बाद। एक तुम्हारा एक तो नागरिक, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में मुझे कोई ऐसा एक आदमी बता दो जो वो बिना मुनाफे के धंधा करता है। चाय की ठेली लगा के बैठता है ना, वो भी चाय की कीमत मुनाफे से तय करता है। साला पान का डंडी लगाने वाला मुनाफे से पान की कीमत तय करता है। अगरबत्ती बनाने वाला मुनाफा लेता है, मोमबत्ती बनाने वाला मुनाफा लेता है, पेंट बनाने वाला मुनाफा लेता है, कपड़ा बनाने वाला मुनाफा लेता है, साबुन बनाने वाला मुनाफा लेता है ना, ईंट बनाने वाला मुनाफा लेता है, सीमेंट बनाने वाला मुनाफा लेता है, लोहा बनाने वाला मुनाफा लेता है। अरे हिंदुस्तान में सब लोग मुनाफे का धंधा करते हैं, और 100 में से 60% आदमी इस खुले बदन पर, इस धूप में, इस सूरज की रोशनी में अपने बच्चों को पालने का प्रयास करता है। उसका माल आज भी मंडी में जाकर नीलामी में चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? इस सवाल का जवाब चाहिए सरकारों से। लेकिन जब तक मुल्क का मालिक तू इस विषय पे नहीं आएगा, तब तक तू, तेरे साथ यही दगा होगा, तेरे साथ यही सलूक होगा, क्योंकि तेने कभी अपनी मांग तो उठाई नहीं। तू कभी हैंडपंप के ठूठे में फंस गया, कभी तू स्कूल में फंस गया, कभी अस्पताल में फंस गया, कभी गिट्टी में फंस गया, कभी रोली में फंस गया, कभी डामर में फंस गया, कभी स्कूल बिल्डिंग में फंस गया। तुझे को तो इन भाटों में फटा करके इन लोगों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, लेकिन हकीकत पर नहीं आने दिया। इस हकीकत पे आने का सवाल कब होगा? जब इस देश में वोट पड़ता है ना, तो कम से कम हम जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये गुलाब चंद कटारिया जो आज लाल बत्ती की गाड़ी लेके आया, ये इसके पिताजी की नहीं है, इसके पापा जी की नहीं है,
ये गाड़ी किसकी है, इसमें डीजल किसका है? 7 करोड़ लोग राजस्थान के जो खून पसीने से पैसा रात के खजाने में जमा करते हैं, वो जयपुर के खजाने की गाड़ी है, गुलाब चंद कटारिया तेरे पापा जी की नहीं है। ये हिंदुस्तान का खजाना किसका है? ये राजस्थान का खजाना किसका है? आपका। ये दिल्ली का खजाना किसका है? आपका। आपके टैक्स के पैसे से खजाना दिल्ली और जयपुर का बनता है। हम क्या हैं? हम तेरे राजा नहीं है। गलत बात तुमने चालू कर दी। ये नेताजी राजा काहे का नाच राजा? ये सारा नौकर है। हर महीने को 1 तारीख को इस बेईमान को तनख्वाह हम हमारे खजाने से चुकाते हैं। ये हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं है। लेकिन हमने इसको खुदा बना दिया, इसको खुदा समझ लिया हमने। अरे ये तेरा मुनीम है, ये 5 साल का मुनीम क्यों कहां से बनाता है? मुनीम वोट की पेटी से बनाता है। वोट की पेटी से तेरा मुनीम का चेन क्यों बांट देता है? और इसके बाद जब एक दुकानदार है ना, चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो चाहे लोहे का व्यापारी हो, जब उसके दुकान पर मुनीम होता है ना, तो कम से कम दिवाली पे चोपड़ा मिलाता है, हिसाब किताब मिलाता है। और मिलाने के बाद अगर दिवाली पर नफा हुआ दुकान में तो मुनीम की तनख्वाह बढ़ाता है और नौकरी आगे करता है। और अगर अंदर ही अंदर चाका मारने का काम मुनीम जी ने किया ना, तो मुनीम जी का काला मुंह करके बाहर निकालता है। ए मुल्क के मालिक, ए तू इस खजाने का मालिक, तेरे से प्रार्थना करता हूँ, ये जो तेरा 5 साल का मुनीम गुलाब चंद कटारिया है, चाहे कोई भी राज शासन जी है, इसका हिसाब निकाल और हिसाब मिला। अगर इसने कमाकर देश को दिया हो, जनता को दिया हो, गांव का विकास किया हो, तो इसको तरक्की देकर के फिर दिल्ली और जयपुर भेज दे। और अगर अंदर ही अंदर टाका मार करके देश को रसातल में पहुंचाया है तो इसको सजा दो। अगर तुम इस आधार पर न्याय नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। बीजेपी आएगी, अपनी नाम कथा गाएगी, हम अच्छे हम अच्छे। कांग्रेस आएगी, हम अच्छे हम अच्छे। अरे भैया दोनों को सुनो ना यार, फिर रगड़ के देखो यार, सोना कौन है और कचीर कौन है, इसका फैसला तो जनता जनार्दन आपको करना होगा। किसको करना होगा? उसके बाद भी हम नहीं कर पाते, उसके बाद भी इस देश को नहीं बचाया जा सकता। आज इस देश की हालात जितनी खराब पहुंची है, महंगाई ने जो कमर तोड़ी है ना, किसान भाइयों इस बारे में विचार करो कि आज से अगर तुम 15 साल पहले 10 साल पहले अटल जी के टाइम पे 22 रुपया का लीटर पेट्रोल लेकर के आते थे अपने कुएं का अंदर मोटर चलाने के लिए या अपना गाड़ा चलाने के लिए 22 रुपया लीटर का, आज तेरे डीजल का भाव क्या है? आज तेरा डीजल का भाव 54 रुपया है। 40 रुपये का पेट्रोल आज 74 रुपया में है ना। आज सीमेंट का कच्चा 125 रुपये में मिलता था, आज 350 रुपये में मिलता है। लोहा जो 3,500 रुपया टन मिलता था, आज वो 7,000 रुपया टन मिलता है। सोना जो 5,000 रुपया किलो 5,000 का 1 तोला मिलता था, वो आज 26 और 27,000 रुपये में मिलता है। चांदी जो 9,000 रुपये में मिलती थी, आज वो 27,000 रुपया है। जो तू काम में लेता है वो उसका दाम 2.5 गुना और 3 गुना बढ़ गया। और किसान जो पैदा करता है उसका दाम जब पैदा करता है तब 2.5 तो छोड़ो, मूल भी उसके हाथ में नहीं लगता है। ये इस देश की हालात है। जब आप पैदा करते हो तब आपका आलू क्या भाव जाता है? 3 रुपया और 4 रुपया किलो में जाता है। आप जब पैदा करते हो तब आपका प्याज क्या भाव जाता है? 4 रुपया किलो में प्याज बिकता है। और उसके बाद अंबानी जैसा बड़ा सेठ बड़े बड़े ठंडे घर बना रखे हैं, उसमें अंदर ठोकता है और ठोक करके ताला बंद कर देता है। और फिर जब बाजार में प्याज कम पड़ते हैं, बाजार में जब आलू कम पड़ते हैं, क्योंकि किसान तो रोक नहीं सकता, उसको बचा नहीं सकता, उसकी मजबूरी होती है, उसको बेचना पड़ता है। लेकिन ये धन्ना सेठ अपना जब आलू 4 रुपये का खरीदा हुआ 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 14 रुपया, 18 रुपया और 20 रुपया, जो साला पसीना बहाता है वो तो खाद बीज के पैसे नहीं ले पाता है। और जो अपने बाप की पूंजी के आधार पर इन बड़े बड़े घरों में बंद करता है, वो 12 रुपया और 14 रुपया 1-1 किलो पर कमाता है। ये मुल्क है या मजाक है? इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हो रहा है? आपको पता है ये बोतल पड़ी है सामने, इस बोतल की कीमत 12 और 15 रुपया है। ये क्या है? धरती माता का पानी है, उस फैक्ट्री वाले का बाप का नहीं है। ये पानी किसका है? ये पानी तेरा है। वो तो एक मशीन ठोकता है और मशीन ठोक कर खींचता है, इस कचौड़े की बोतल में बंद करता है, ढक्कन पैक करता है और 12 और 15 रुपए में बेचता है। हे माता बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम तुम्हारी गाय और भैंस का बोबा खेत खींच करके जो दूध निकालते हो ना, वो आज भी 18 रुपया और 20 रुपया किलो में जाता है। सारा पानी 15 रुपए में बिकता है और हमारा दूध है ना वो 18 रुपये और 22 रुपये में बिकता है। क्या तमाशा है?
कौन सा लोकतंत्र चला रहे हो? कौन से लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हो? किस हाथ से आप वोट दे करके इस प्रकार के हालात पैदा कर रहे हो? है ना, वास्तव में जब तक जनता अपने वोट की कीमत नहीं समझेगी तब तक इस देश का लोकतंत्र नहीं सुधर सकेगा। अशोक गहलोत जी बड़ी ढींग मारते हैं। मेरे को आपने विधानसभा में भेजा है, मैंने आपकी बात चूंकि 4.5 साल पूरा कर दिया सरकार ने, तो अपना हिसाब किताब मिलाने का प्रयास किया और वो हिसाब किताब ये मिलाया कि भाई तुझे जनता ने पैसा कितना दिया बताओ। तो मेरा हिसाब किताब में जवाब में आया, सुन के हैरान हो जाओगे। आप लिखो, अभी तक तो कोई अखबार वाला लिखता नहीं है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जिस फैक्ट के साथ बोलता हूं, मैं कह रहा हूं कि पहला बजट कांग्रेस के अशोक गहलोत ने 18,000 का रखा, दूसरा 24,000 का, तीसरा 27,000 करोड़ का, चौथा 36,000 करोड़ का, और अभी जो 31 मार्च को जो बजट हम पेश करके पास करके आए वो 40,000 करोड़ का। इस सारे को जोड़ो, 1,57,000 करोड़ रुपए का खजाना तेरे खून पसीने का जिन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री को सुपुर्द किया, 1,57,000 करोड़। उसके बाद स्कूल में मास्टर है, स्कूल में मास्टर है कि अस्पताल में डॉक्टर है, सड़क के खाड़े निकाले, बिजली सारे तार में नहीं आती है, कागज के छूतिये में आती है, हाथ से छूट जाता पकड़ते ही। क्या दशा बनाई है ना, कोई काम नाम की चीज नहीं। 4.5 साल तक मैंने उसी प्रश्न में ये पूछा कि ये जो तुमको 1,57,000 करोड़ रुपया दिया, तुमने बजट में घोषणा कितनी की? हर बजट में कितने लोग, कितने बच्चों को नौकरी लगाएंगे, कितने डॉक्टर बनाओगे, कितने कंपाउंडर बनाओगे, कितने मास्टर बनाओगे, कितने एएनएम बनाओगे, कितने कांस्टेबल बनाओगे? सबकी सूची पूरी की पूरी विधानसभा के फ्लोर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने 4,05,000 रिक्त स्थान निकाले हैं बजट में। ऐसे फांकालोजी नहीं, बजट में जिसकी घोषणा की ये भर्ती करूंगा, ये भर्ती करूंगा, ये भर्ती करूंगा, ये भर्ती करूंगा। मैंने फिर दूसरा प्रश्न उसके नीचे पूछा कि मैंने ये 4,05,000 लोगों की तुझे भर्ती करनी थी इन सालों में, बता तो सही कि तुमने इन 4.5 साल में 31 जनवरी 2013 तक कितनी भर्ती की? आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, 54,000 लोगों को भर्ती किया। कितना? 54,000, 31 जनवरी 2013। इसके बाद ये 2 महीने का हिसाब मेरे पास अभी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 54,000। फिर मैंने तीसरा प्रश्न पूछा विधानसभा में, मैंने कहा यार 4.5 साल में सेवानिवृत्त कितने अधिकारी तेरे हो गए? जिनके 60 साल की उम्र पूरी हुई उनको तूने रिटायरमेंट देकर घर भेज दिया। वो आंकड़ा आया 48,000 लोग। 48,000 लोगों को घर भेजा, 54,000 को भर्ती दी, तो आदमी तो 6,000 नियुक्त हुए नहीं हुए। ये कहता है सरकार केवल 6,000 लोगों को तू नौकरी देता है और मुफ्त बनाता है राजस्थान की जनता को। मेरा बच्चा टुकुर टुकुर करके देख रहा है कि उसे आज नौकरी मिलेगी, कल मिलेगी। उसका बाप रोज जाता है, बच्चे से पूछता है, भैया कभी काम मिलो कहीं, भैया कभी काम मिला? रो करके बापड़ा घर आता है, रोटी खाता है कि नहीं खाता है, कल आकर के सो जाता है, और कभी ज्यादा तंग करते हो ना तो जाकर के रेल के आगे कूद करके मर जाता है। ये इस देश की दशा है, ये हालात है। अरे अकेले विद्यालयों में 1,14,000 मास्टर के पद खाली है। कितना? 1,14,000। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, विधानसभा का आंकड़ा है। आपने मुझे डंडा लेकर भेजा इस सरकार की तरफदारी करना, ध्यान रखना। मैंने इसकी तरफदारी रखकर प्रश्न पूछा, ये मास्टरों के कितने पद खाली है? 1,14,000 मास्टरों के पद खाली है। 250 बच्चे पढ़ रहे गांव में, मास्टर एक। अरे टेटा नहीं चला सकता 250? क्या बात कर रहा तू? क्या करना चाहता तू मेरे बच्चों के साथ? मेरे बच्चों की जिंदगी बिगाड़ने पे उतर रहा है ना। कहीं 10वीं के स्कूल में 2 मास्टर, कहीं खाली चपड़ासी स्कूल चला रहा है, कहीं फिजिक्स का व्याख्याता नहीं, कहीं कॉमर्स का व्याख्याता नहीं, कहीं अंग्रेजी का व्याख्याता नहीं, गणित का टीचर नहीं। और मेरा बच्चा पढ़ करके 10वीं की परीक्षा दे रहा है, और परीक्षा देने के बाद बच्चा 2 डंडे और 3 डंडे में पास हो रहा है। जग मारेगा ये बच्चा, जिंदगी भर रोएगा। मैं आज गुलाब चंद कटारिया कह जा रहा हूं, तेरे बच्चे को जिंदगी में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मजाक कर रहा है, बिना मास्टर के पढ़ा रहा है। और हमारे 8 लाख बच्चे बीएड किए हुए झक मार रहे हैं, लौट रहे इधर से इधर। अरे तेरे पास पोस्टर खाली है, फिर भरता क्यों नहीं है? पर भरना नहीं चाहता है, अब भर रहा है। क्या अजीब तरीके से भरेगा? अब किधर से भरेगा? अब ये कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं बीएड और कुछ होना, हमारे स्कूल खाली है, इसे 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती कर दो।
तो ये पढ़ा लिखा बच्चा का झक मारने जाएगा? क्या अजीब स्थिति बना के खड़ी है। अरे एक आपने देखा होगा, एक अकेला मास्टर है जो पहले बीएड जाने के लिए परीक्षा देता है, फिर बीएड में पास होता है, उसकी परीक्षा होती है, फिर एक टेट होता है, फिर उसके बाद फिर परीक्षा होती है, फिर जिला परिषद बुलाता है और फिर चोर रास्ते से नेताओं के छोरे छापरे घुस करके नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। अरे मुल्क धन्य हो तेरा, कमाल है। अगर मुल्क के मालिक इस तरह के गफलत के नींद सोओगे ना तो फिर यही होगा। अभी आपने देखा होगा 6 दिन पहले राजस्थान में पटवारियों की भर्ती हुई। मैं अपना दर्द इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे वोट और सरकार चाहिए, पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेरे बच्चे की जिंदगी बचा ले। 2200 पटवारी की वैकेंसी, कितनी? 2200। कितने बच्चों ने परीक्षा दी? ट्रेनों के ऊपर बैठ करके 7.5 लाख। कितने? 7.5 लाख लोग पटवारी बनना चाहते हैं। एक कांग्रेस तेरे 59 साल में राज किया, तेने 54 साल तक राजस्थान में किया। ये हत्यारे, ये तो बता, ये आने वाला बच्चा कहां जाएगा, कहां रोटी खाएगा और कहां अपनी जिंदगियां गुजारेगा? क्या इसकी नीतियां नहीं बन सकती? क्या इसका कोई कानून कायदे नहीं बन सकते? अरे आपको सुनकर हैरानियत होगी, राजस्थान का सचिवालय जहां मुख्यमंत्री स्वयं बैठता है, राजस्थान का सचिवालय जहां मुख्यमंत्री स्वयं बैठता है, वहां 320 पियोन भर्ती करना। कितना? 320 पियोन। इंटरव्यू चल रहा है 6 महीने से ओटीएस में। इंटरव्यू किसके? चपरासी के। कितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया? 2.5 लाख बच्चों ने। और आप उनके बायोडेटा मंगाओ। ए मुल्क के मालिक, तेरे सामने अपनी दर्द की कहानी कह रहा हूं। मन इतना दुखी होता है कि मैं किस देश में पैदा हुआ हूं। क्या उसमें जिसमें वोटों के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती है, उसके देश की यह दशा बना करके रखी है आज की तारीख में। आपको लग रहा होगा कि वास्तव में गुलाब जी ये क्या बात कर रहे हैं। अरे आपको वो जो आपने 4th क्लास की नौकरी जो निकली सचिवालय की, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, उनको छांट करके देखो, उसमें MA BEd लड़का बैठा है, उसमें MSc किया हुआ लड़का बैठा है, MBA किया हुआ लड़का बैठा है, MCA किया हुआ लड़का बैठा है, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का। अरे हिंदुस्तान के नेताओं, तुमने 59 साल तक दिल्ली में और 54 साल तक राजस्थान में नौकरी इसलिए की, तुम हमारे नेता इसलिए बने कि मेरा इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा चपरासी बनने के लिए लाइन में खड़ा होता है। इससे ज्यादा दुर्दिन इस देश का क्या हो सकता है जो तूने करके रखे। ऐसा अजीब मुल्क बना है इस कांग्रेस के लोगों। अरे तुमको शर्म आती है कि नहीं आती है? सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारी संस्कृति भ्रष्टाचार की संस्कृति है। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तेरा नाना, तुम्हें याद होगा, तेरा नाना पहला प्रधानमंत्री। उस समय जीपे खरीदी थी हमारी सेना के लिए। कृष्णा मेनन उस समय हमारा रक्षा मंत्री था, उसने उसमें दलाली खाई थी और उसको पार्लियामेंट में त्याग पत्र देना जाना पड़ा। ये तेरी पहली औकात मैंने बताई। दूसरा, तेरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 60,000 रुपया बैंक से फर्जी उठाया कि नहीं उठाया? हे मुल्क के लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये नागरवाला कांड क्या था? उसकी सारी एविडेंस को खत्म कर दी, साला केस रफ्तू हो गया। उसके बाद तीसरा प्रधानमंत्री आया, ये जो आजकल जिसका राजीव गांधी 65 करोड़ की दलाली कितने खाई है वो पोस्ट की तोप में? तेरे प्रधानमंत्री ने खाई थी ना। और उसके बाद चौथा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। है नरसिम्हा राव जी, तेरा बेटा इस हिंदुस्तान में एक दाना यूरिया का नहीं लाया और 250 करोड़ रुपया हड़प गया। क्या है इस कांग्रेस का? आगे बढ़े। पहले तो साला 150-250 करोड़ ही खाते थे, आजकल तो खाने का भी साला पेट का हाजमा इतना मजबूत कर दिया कि अकेला ही राजा 1,76,000 करोड़ रुपया रोक दिया। कोई लिख सकते हो आप में से? मैं अगर पेन कागज दूं ना तो 90% लोग 1,76,000 करोड़ नहीं लिख सकते। करोड़ लिखने के लिए 8 बिंदियां लगानी पड़ती है, लाख लिखने के लिए 7 बिंदियां लगानी पड़ती है। 1,76,00,000 लिखोगे ना तो मेरे को जितना मार्शा ने पढ़ाया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, आगे आगे आंगली करके रखू। और बहस कराई थी, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में धूमधाम चला और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के बोलता है नहीं नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं।
अरे ये तो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट नहीं होता ना, तो राजा को साला तिहाड़ में कौन, मेरा काका जी ठोकता। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोयला मंत्री होकर के 1,86,000 करोड़ का कोयला बंदरबाड़ की तरह से अपने भाइयों को, अपने मिलने वालों को बांट करके खत्म करके चला गया। 1,86,000 करोड़ वो खा गया। ये कलवंडी, ये जो आपने देखा ना कॉमनवेल्थ गेम, ये कॉमनवेल्थ गेम कब तय हुआ था? ये तय हुआ था अटल जी के जमाने में। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तब हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ गेम होना था। कितना एस्टीमेट आंका गया? बंधुओं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब तक आप ये दोनों को साथ रख के नहीं सोचोगे तब तक आप इस हकीकत पे नहीं पहुंचोगे कि दोनों पार्टियों में क्या फर्क है और क्या फर्क नहीं। अटल बिहारी के टाइम पर 1,885 करोड़ का एस्टिमेटेड खर्चा माना था कॉमनवेल्थ गेम का, 1,885 करोड़ रुपया। और कलमंडी साहब, आपने ये जो कॉमनवेल्थ का गेम कराया, इसका टोटल खर्चा कितना हुआ? 70,000 करोड़, 70,000 करोड़, और खा गया। और उसके बाद भी लोकसभा में बहस हुई, वो भी जेल नहीं गया, उसको भी जेल सुप्रीम कोर्ट ने ठोका। तब जाकर के कलमंडी साहब जेल की हवा खा करके आए हो, और अब फूल कर हेकड़ी कर रहे हो बाहर निकल करके। तुम आदर्श घोटाला करो तो तुम करो, और हमारा अशोक गहलोत जी आप पीछे रहे क्या? आप घोटाले के सरताज बन गए हो। क्यों? क्योंकि आपका वडेरा, आपका नहीं सारे हिंदुस्तान का दामाद वडेरा आया। सोनिया का जमाई अपना जमाई, आपका और मेरा थोड़ी हो सकता है। मेरा जमाई आपका जमाई भी नहीं लगे। गांव का जरूर लगता था किसी जमाने में, गरीब के घर भी अगर कोई गांव में जमाई आता था ना, चाहे वो किसी ढोली और किसी नाई के भी जमाई आता था ना, तो गांव का बड़ा से बड़ा आदमी उस जमाई साहब को बुला करके चाय पिला के सम्मान करता था, क्योंकि वो मेरी गांव की बेटी को बहू कर लेके आया। और आज आप और मेरा जमाई जमाई नहीं है, वडेरा जमाई है। इसको बुलाया है यहाँ, बुला करके आपने देखा हो सीमा पर, ये जो हमारा बीकानेर से लेकर फलौदी तक का जो एरिया है, इसमें किसान, क्योंकि पानी है नहीं, खेती होती नहीं, और इसलिए इसने आगे कहा मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं। लोगों ने कहा यार बोलो बेच दो यार। तो 35,000, 25,000, 30,000 मैं रजिस्ट्रियां करा दी, सब जमीनें बेच दी। कितनी जमीन बेची? 10,000 हेक्टर। मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा था कि 10,000 हेक्टर जब जमीन आपने इसको बेच दी, तो राजा महाराजाओं पे तो सीलिंग का कानून लागू होता है, इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते हो, ये वडेरा पे लागू नहीं होता क्या? कहते ये कंपनी है। मैंने कहा कंपनी ला पड़ा है कि नहीं पड़ा? कंपनी भी एक आदमी की यूनिट मानी जाती है, एक आदमी की यूनिट मानी जाती है। तुमने उसकी कागज की अवहेलना की, और उसके बाद 6 महीने के बाद ये वडेरा ने जो जमीन खरीदी, बंधुओं, मुल्क के मालिक तेरे को सावधान करना चाहता हूं, ये जो 65 करोड़ रुपया जो लगा इसको, ये 65 करोड़ रुपया न तो सोनिया गांधी के खजाने का है, न वडेरे का घर का है। कहां का है? कंपनी का है। और वो कंपनी का भी बिना ब्याज के जो उधार दिया, बिना ब्याज के 65 करोड़ रुपया वडेरा को उधार दे दिया। और रातों रात आपने देखा होगा 6 महीने बाद ये राजस्थान का महात्मा गांधी 6 महीने बाद एक घोषणा करता है, ये जो पश्चिमी राजस्थान है जिसमें सूरज की गर्मी तेज पड़ती है, यहाँ सोलर एनर्जी हब बनेगा, सोलर एनर्जी हब। ये अगर बनाता था तो भले आदमी 6 महीने पहले बना देता यार। मेरे किसान को भी 1,00,000 2 लाख अगर उसके पाले पड़ते, उसके बच्चे की जिंदगी सुधरती, पर तेरे मन में रहम नहीं था। और वही जमीन वडेरा ने 35 लाख रुपया बीघा में बेच करके, इन पावर प्रोजेक्ट के जैसी कंपनी आई, इनको बेच करके एक रात में अरबपति और खरबपति बन गया। ये भ्रष्टाचार नहीं है अशोक जी? किस बात को तुम बात कहना चाहते हो? अशोक गहलोत जी, आपने अपने भाई भतीजों को जो माइन से जोधपुर में दी थी, और विधानसभा में जिसका हमने सवाल खड़ा किया, जब विधानसभा में बहस चल रही थी काफी गर्माहट में, अशोक गहलोत जी अचानक खड़े हुए और खड़े होते कहा कि ये जो आरोप लग रहा है कि मैंने कानून तोड़ करके ये माइन से अलॉट की है, तो मैं सारी फाइलें गुलाब चंद जी कटारिया प्रतिपक्ष नेता को सुप्रत करता हूं अपने सेक्रेटरी के साथ, वो देख लें और देखने के बाद इस हाउस को बताए कि इसमें क्या गड़बड़ हुआ। कितना बड़ा दिलेर आदमी निकला। सारी फाइलें किसको? गुलाब चंद कटारिया को, प्रतिपक्ष के नेता। भरोसा भी तो देखो आप राजनीति में कैसा कमाल का भरोसा है। और मैंने वो फाइलें देखने के बाद सेक्रेटरी साहब को 2 सवाल किए, सेक्रेटरी साहब 2 सवाल का जवाब दे दो।
ये जो 5 हेक्टेयर की सीमा थी अब तक राजस्थान में, ये राजस्थान के मंत्रिमंडल में और अशोक गहलोत जिस मंत्रिमंडल की चेयर कर रहे थे उसमें 5 हेक्टेयर से घटाकर 1 हेक्टेयर क्यों की? इसका कारण बताओ, इसका कारण बताओ। 1 हेक्टेयर क्यों की? चलो आगे बढ़ो, ये भी किया, कोई बात नहीं। लेकिन ये करने के बाद भी आपने देखा कि अपने भाई भतीजों को नहीं मिल रही है वाइन, तो फिर एक और अमेंडमेंट किया, और वो अमेंडमेंट ये किया कि चौपासनी क्षेत्र में जिनके कटर लगे हुए हैं उन्हीं को ये माइन से मिलेगी। इसका मतलब उस कटर कौन के थे? तुम्हारे भाई भतीजे कोई थे ना। ये 35 माइन से अरबों रुपए की तुमने उनको अलॉट करके कागज पकड़ा दिए। ये तो विधानसभा में हमने इसकी जांच की, और जांच करने के बाद स्पीकर को मैंने अपनी रिपोर्ट के साथ दी, और देने के बाद मैंने कहा कि स्पीकर साहब एक कमेटी बनाओ, इसमें बदबू आती है भ्रष्टाचार की। जिन लोगों को ऑब्लाइज किया है वो आपने करोड़ों रुपए की माइन से फोकट में दे दी है, पर कुछ बोला नहीं। विधानसभा में कहते रहे, लेकिन काम नहीं बना। अंतिम दिन 22 तारीख के दिन जब जनगणमन होने वाला था विधानसभा का, उससे 3-5 मिनट पहले राजस्थान का ये महात्मा गांधी के शिष्य अशोक गहलोत जी खड़े होते हैं और कहते हैं गुलाब जी ने जिस कागज पर जांच करके दी और इनको संदेह हुआ कि मैंने गड़बड़ किया, मेरे सारी माइन से निरस्त करता हूं। अरे निरस्त करना इलाज है? कोई आदमी 1 लाख की तेरी जेब काट के ले जाए और वापस आकर के थानेदार के ले 1 लाख ले ले, मुकदमे की कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़, यही है? ये न्याय है? इस प्रकार का, जिस प्रकार का देश का दुर्गति बनाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तुलना करो। हमारा नेता अटल बिहारी वाजपेयी, हमारा नेता सुंदर सिंह भंडारी, हमारा नेता राजस्थान में 3 बार मुख्य रहा भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, अभी आपने देखा होगा शिवराज चौहान, उधर नरेंद्र मोदी, उधर कल्याण सिंह, उधर आपने देखा होगा इतने मुख्यमंत्री राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के बीजेपी के रहा। एक कांग्रेस तेरे को दावत देता हूं, एक धब्बा लगा के बता इनके ऊपर, इनके राज पर, तो तुझे मान जाऊंगा कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है समझ में आ जाएगा। यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।